ईरान इजरायल के बीच चल रहे युद्ध में अब अमेरिका ने सीधी एंट्री कर ली है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर जबरदस्त हमला किया है। अमेरिकी वायुसेना ने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों फोर्डो, नतांज और इस्फहान पर जबरदस्त हमला किया। ट्रंप ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि हमारे वीर पायलट सफलतापूर्वक मिशन को अंजाम देकर सुरक्षित लौट आए हैं। सबसे ज्यादा बम फोर्डो पर गिराए गए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि हमने ईरान में 3 परमाणु स्थलों पर अपना बहुत ही सफल हमला पूरा कर लिया है, जिसमें फोर्डो, नतांज और इस्फहान शामिल है। सभी विमान अब ईरान के हवाई क्षेत्र से बाहर हैं। प्राथमिक स्थल फोर्डो पर बमों का पूरा पेलोड गिराया गया। सभी विमान सुरक्षित रूप से अपने घर की ओर आ गए हैं। हमारे महान अमेरिकी योद्धाओं को बधाई। दुनिया में कोई और सेना नहीं है जो ऐसा कर सकती थी। अब शांति का समय है। इस मुद्दे पर आपका ध्यान देने के लिए धन्यवाद। ये आप ट्वीट देख रहे हैं जो डोनाल्ड ट्रंप ने किया है, और ये ट्वीट अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। उन्होंने ईरान से कहा कि शांति बनाए रखें। अगर शांति नहीं बनाता ईरान तो इसका जवाब जो है वो दिया जाएगा। यहां पर लगातार अमेरिका ने ईरान पर बंकर बस्टर बम गिराए हैं। अमेरिका ने ईरान में 3 परमाणु ठिकानों पर हमला किया। ये ठिकाने फोर्डो, नतांज और इस्फहान है। हमला अगर भारतीय समयानुसार बात करें तो रविवार की सुबह यानी कि आज सुबह 4:30 बजे हुआ है। ट्रंप ने ईरान पर हमले के 3 घंटे बाद देश को संबोधित भी किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि ईरान की अहम न्यूक्लियर साइट्स को पूरी तरह से तबाह कर दिया गया है। फोर्डो पर बमों की एक पूरी खेप गिरा दी गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान को धमकी देते हुए कहा है कि अब उसे शांति कायम करना चाहिए। अगर वह ऐसा नहीं करता है तो उस पर और बड़े हमले किए जाएंगे। ये डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी देते हुए कहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को कहीं ना कहीं धमकी दी है, और ये तस्वीरें भी आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं किस तरीके से ईरान जो अमेरिका की तरफ से हमला ईरान पर किया गया उसकी ही तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। किस तरीके से जलता हुआ मंजर ये सामने आ रहा है। ट्रंप का अल्टीमेटम यहां पर नजर आता है, और ट्रंप कहते हैं कि ईरान सुन ले, अगर शांति ईरान नहीं बनाता है तो और भी हमले जो है वो किए जाएंगे। और इसके जवाबदेही में ईरान ने इजराइल पर भी अटैक किया है। मिसाइलें जो है ईरान ने इजराइल पर दागी है, और उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान को धमकी देते हुए कहा कि अब उसे शांति कायम करना चाहिए। अगर वह ऐसा नहीं करता है तो उस पर और बड़े हमले किए जाएंगे। अब ट्रंप का अल्टीमेटम है ये। तो इसी खबर पर और अधिक अपडेट ले रहे हैं हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ विनय कुमार व्याला जी जुड़ चुके। विनय जी, बहुत बहुत स्वागत करती हूं आपका सुदर्शन न्यूज में। विनय जी, क्या कहेंगे? लगातार हमले की तस्वीरें पूरी दुनिया देख रही है। अमेरिका ने जिस तरीके से ईरान पर हमला किया, लेकिन उसके बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट भी सामने आता है कि ईरान अगर शांति की बात नहीं करता है तो उसके बाद अमेरिका और जवाब देने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। और ये जो प्रतिक्रिया अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से दी गई उसको किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो आज सुबह जब हम लोग सो के उठे तो पहली चीज ये देखी कि अमेरिका ने जो लॉन्ग अवेटेड, बड़ी देर से इंतजार था, और दुनिया इसको स्पेकुलेट कर रही थी कि अमेरिका क्या करेगा। अमेरिका ने अंततः तीनों न्यूक्लियर प्लांट पर हमला किया। ये अब तो पूरे डोमेन में है कि हमला हो गया है, और तरह तरह की प्रतिक्रियाएं पूरे विश्व में आ रही हैं। कुछ देश इसके अगेंस्ट हैं और उन्होंने कंडेम किया है, और कुछ न्यूट्रल है। लेकिन देखने की बात यह है कि कोई भी मुस्लिम वर्ल्ड का कोई भी कंट्री ईरान के साथ अब तक सुबह तक किसी का उसके सपोर्ट में बयान नहीं आया है। अब ये हमला हुआ, हमला किस प्रकार हुआ ये सब तरह सबके सामने है कि B-2 बॉम्बर्स ने हमला किया। डीप बंकर बस्टिंग बॉम्ब्स होते हैं जो अंदर जाके हमला करते हैं। ईरान ये कह रहा है कि ये हमारे ऊपर हमें बहुत असर नहीं पड़ा है, लेकिन विश्व अभी प्रतिक्रिया देख रहा है। ईरान के सामने कोई ऑप्शन नहीं कि उसको अपनी जनता की भी जवाबदेही है कि हम उसका जवाब दें। अभी खबर आई कि ईरान ने इजराइल के ऊपर अभी मिसाइल से हमले किए हैं। लेकिन जो आपका प्रश्न है
जी। पूरा वर्ल्ड इसमें प्रतिक्रिया देख रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति ने जो बात कही कि अगर ईरान, अब देखिए ईरान अमेरिका के ऊपर डायरेक्ट हमला नहीं कर सकता है, उसके कई कारण हैं। एक तो डिस्टेंस है और अमेरिका अपने आप में पूरा फोर्टिफाइड है। अमेरिका के ऊपर ईरान अमेरिका के जो एसेट्स हैं, जैसे कतर में बेस है या जो अमेरिका की नेवल फोर्स है, नेवल शिप्स हैं जो हैं, उनके ऊपर वो हमला कर सकता है। लेकिन मैं जहां तक देख रहा हूं और पढ़ रहा हूं उस वजह से, देखिए अमेरिका ने यह निर्णय लेने से पहले अपने सारे जो डिफेंसिव मेजर्स हैं उनके बारे में कंसीडर किया ही होगा। मुझे यह लगता है, जितना मैं पढ़ रहा हूं और मैंने सवेरे अमेरिका की सारी अखबारें पढ़ डाली, कि देखिए ईरान एक बेवजह की लड़ाई लड़ रहा है। बहुत से लोग हैं जो ईरान के समर्थक हैं, बहुत से लोग हैं जो ईरान के अगेंस्ट हैं। मैं ना अगेंस्ट हूं ना ही सपोर्ट में हूं ईरान के, लेकिन मुझे यह लगता है कि ईरान एक बेवजह की लड़ाई, एक जिसे जिद्द की लड़ाई कहते हैं, और जो इनके सुप्रीम लीडर हैं खमेनी, उन्होंने भी अपना अंत स्वीकार कर ही लिया है। और उनको ये लगता है कि वो लड़ते लड़ते, जैसे नेवी में होता है, शिप पर जब हमला होता है तो कैप्टन शिप नहीं छोड़ता है और शिप के साथ समाधि ले लेता है। इसी प्रकार हमको लगता है कि ईरान का सुप्रीम लीडर, उसने मानसिक रूप से अपने को तैयार कर लिया है कि वो लड़ते लड़ते मर जाना ही पसंद करेगा। इसलिए कल उसने अपने 3 सक्सेसर्स को नॉमिनेट भी कर दिया। उनके नाम तो नहीं आए हैं, लेकिन 3 लोगों का नाम भी ले लिया कि मेरे मरने के बाद ये लोग रहेंगे। अमेरिका ने जो स्टेटमेंट दिया, ट्रंप ने जो स्टेटमेंट दिया कि अब ईरान अगर अमेरिका के ऊपर या अमेरिका के एसेट्स के ऊपर हमला करता है तो उसका दंड उसे सर, यहाँ पर रोकना चाहूंगी। और इसी बीच बड़ी खबर सामने आ रही है, अमेरिका हमले के बाद इजराइल पर हमला किया गया है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रही है। ईरान का इजराइल पर जवाबी हमला भी यहां पर देखा गया। ईरान ने इजराइल पर हमला किया है। तेल अवीव के कई क्षेत्रों में धमाके देखे गए। बड़ी खबर है, सुरक्षा एजेंसियों के सचेत रहने के आदेश भी यहां पर दे दिए गए। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सर, क्या कहेंगे? लगातार हमले की खबरें, अब यहां पर ईरान ने अटैक किया इजराइल पर। देखिए, ईरान के पास और कोई चारा ही नहीं। ईरान कर क्या सकता है? ईरान अमेरिका से डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हो सकता है। ईरान और किसी देश के खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले सकता है। ईरान के पास एकमात्र चारा है, और जैसा कि सभी सुरक्षा विशेषज्ञ बता रहे हैं, ये नो कॉन्टेक्ट वार है। इसमें कोई 2 देशों के सैनिक आपस में आमने सामने नहीं है, सिर्फ हवाई माध्यम से हमले किए जा सकते हैं, जिसके लिए इजराइल ने अपने को शुरू से तैयार रखा हुआ है। इसीलिए आपने देखा होगा कि कैजुअलिटी रेट इजराइल में बहुत कम है और ईरान में बहुत ज्यादा कैजुअलिटीज हुई हैं। इजराइल के लोग सायरन बजते ही सब अंडरग्राउंड बंकर्स में चले जाते हैं और बिल्डिंगें गिर रही हैं। बिल्डिंगें, उससे ना तो इजराइल के मिलिट्री एसेट्स पे हमला हो रहा है, ना इजराइल की बिल्डिंगों पे हमला हो रहा है। उससे यह एक ईरान की कोई मिलिट्री टैक्टिक्स नहीं है, और ईरान के पास इसके अलावा और कोई चारा भी नहीं है। और मैंने जैसे पहले भी कहा कि इजराइल ने और अमेरिका ने इस प्रतिक्रिया को पहले से आंका होगा कि यह ईरान हमें कितना डैमेज कर सकता है। जब इतने बड़े लेवल पे निर्णय होता है तो जो देश ये निर्णय ले रहा होता है, ईरान, अमेरिका और इजराइल, उन्होंने पहले ही इस बारे में सोच रखा होगा कि ईरान क्या रिटेलिएट कर सकता है। ईरान सिर्फ इतना ही रिटेलिएट कर सकता है कि वह अपने मिसाइल से, अपने बैलिस्टिक मिसाइल से हवाई हमले करे, और हवाई हमले करके जो सिविल एरियाज हैं उनको डैमेज और डिस्ट्रॉय करे। वो कर रहा है, और अमेरिका ने उसको साफ कर दिया है कि अगर अब दोबारा आपने, अमेरिका का गोल बड़ा लिमिटेड था कि हम इनके तीनों न्यूक्लियर प्लांट को डिस्ट्रॉय करेंगे, उन्होंने किया। अलग अलग विरोधाभासी खबरें आ रही हैं। ईरान कहता है कि हमें फर्क नहीं पड़ा है, हमने अपने एनरिच्ड यूरेनियम हटा लिया था, जबकि अमेरिका कहता है, अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा है कि वी हैव टोटली डैमेज्ड। तो ये बात तो सही है कि डैमेज तो तीनों प्लांट्स को हुआ ही हुआ है।
ईरान क्या कर सकता है, ये वो वही कर रहा है जो कर सकता है। ईरान डायरेक्टली अमेरिका के लैंड पे जाके हमला नहीं कर सकता है। ईरान अमेरिकन एसेट्स जो फ्लोटिलाज हैं, जो नेवल शिप्स हैं, उन पे हमला कर सकता है, या जो अमेरिका के बाहर जैसे कतर हुआ या डियागो गार्सिया हुआ, इन जगहों पर अमेरिकन बेस पर हमला कर सकता है। लेकिन अमेरिका ने इसकी तैयारी कर ही रखी होगी। अमेरिका का एयर डिफेंस कमजोर नहीं है, तो अब ईरान हवाई हमला ही कर सकता है जिसको अमेरिका डिफेंड करेगा। इतने बड़े निर्णय सारे कैलकुलेशन करने के बाद ही लिए जाते हैं। मुझे यह लगता है कि जैसे मैंने अभी उदाहरण दिया कि एक डूबते युद्धपोत का जो कैप्टन होता है, वो डूबते हुए युद्धपोत के साथ ही डूबता है। ईरान का सुप्रीम लीडर वो अब मरने को तैयार है, वो उसको पता है कि मेरा, लेकिन वो जाते जाते यह नहीं दिखाना चाहता, वो इतिहास में एक हारा हुआ नेता साबित नहीं करना चाहता, क्योंकि जैसे इन्होंने नेतन्याहू ने कहा कि इतिहास बन रहा है, हिस्ट्री इज द मेकिंग। उन्होंने बोला हिस्ट्री इज द मेकिंग। इस हिस्ट्री में ईरान का सुप्रीम लीडर हारा हुआ नेता बनकर नहीं जाना चाहता है, वह लड़ते लड़ते जाना चाहता है। और इसीलिए यह जो हमला कर रहा है, वो हमला ईरान इजराइल के ऊपर जो है सो है, वो अपनी जनता को भी दिखाना चाहता है कि मैं लड़ा और मैंने अमेरिकन धमकी के सामने, जैसे बहुत से मुस्लिम देश हैं जो उसको तारीफ कर रहे हैं कि देखिए अमेरिका ने इतना इसको धमकाया लेकिन ये दबा नहीं। ये अपना ये व्यक्तित्व ये दिखाना चाहता है विश्व को कि मैं, अब खास मुस्लिम वर्ल्ड को ये दिखाना चाहता है कि मैं दबा नहीं, मैं डरा नहीं, मैंने अमेरिकन धमकी के सामने सरेंडर नहीं किया। लेकिन इसके बाद चारा क्या है? और सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इतने बड़ा हमला अमेरिका का हुआ, आज ईरान के साथ कौन खड़ा है? मैं सारी प्रतिक्रियाएं पूरे वर्ल्ड लीडर्स की देख रहा था। कंडेम किया है बहुत देशों ने, बहुत देश न्यूट्रल हैं, लेकिन ईरान के साथ कोई देश आके खड़ा होने को तैयार नहीं है। एकमात्र परमाणु संपन्न देश पाकिस्तान है, जो शुरू में लगता था कि वो ईरान के साथ खड़ा होगा। उसको अमेरिका के राष्ट्रपति ने उसके सेनाध्यक्ष को 2 रोटी खिला के खरीद दिया, उसने लंच में बुलाया। और आज पाकिस्तान जो मुस्लिम वर्ल्ड का एक बड़ा हिमायती बनता है, आज वो भी चुप है, आज टर्की भी चुप है, आज अजरबैजान भी चुप है। शब्दों से कंडेम कर देना अलग चीज है, आज ईरान विश्व में अकेला अलग थलग पड़ गया है। और यूरोपीय और नेटो और ये जो अमेरिकन ये गोरे लोग हैं, इनकी ताकत बहुत ज्यादा है, ये ईरान लड़ नहीं पाएगा। मुझे लगता है कि विनाशकाले विपरीत बुद्धि वाला हाल है। ईरानी सुप्रीम लीडर विल गिव अप, वो जाएगा ही। और ईरान एक हाथी लड़ाई लड़ रहा है। और मैं तो किसकी तारीफ करूंगा, लेकिन अमेरिका ने एक बोल्ड स्टेप लिया है। अमेरिका में भी इसका ये जो स्थिति बन रही है, ऐसे में क्या भारत के लिए सुरक्षा चिंताएं बढ़ सकती हैं? इसको लेकर आपका क्या कहना है? और क्या भारत को अपनी रक्षा व्यवस्थाओं में कोई बदलाव करने की जरूरत है? देखिए, भारत को उसकी सुरक्षा व्यवस्था को कोई खतरा नहीं है, और भारत वैसे भी बड़ा सक्षम है। हमने ऑफ सिंधु में दिखा दिया हमारी क्षमता क्या है। तो हमसे कोई जल्दी हमसे पंगा कौन ले सकता है? पाकिस्तान लेगा नहीं, क्योंकि उसको पता है कि मैं इंडिया से नहीं लड़ सकता हूं। तो वो पाकिस्तान नहीं लेगा। हमारे कुछ आर्थिक हित है जो सफर करेंगे, जो एनर्जी, जो तेल का आयात है, जो शिप मोमेंट्स हैं, वो इफेक्ट होंगी कुछ दिनों के लिए। लेकिन स्टेट ऑफ हॉर्मुज जैसे कहते हैं, वो मैं हमला कर दूंगा। स्टेट ऑफ हॉर्मुज से जो इन्वर्टेड यू शेप्ड स्टेट ऑफ हॉर्मुज है, वहां से तेल का निर्यात होता है। वो भारत की जो पेट्रोलियम रिक्वायरमेंट्स है कुछ सफर कर सकती है। लेकिन उसमें भी भारत ने जो उस पूरे युद्ध में जो स्थान लिया है, वो बड़ा ही पूरी दुनिया इसकी तारीफ करती है। इंडिया ना ईरान की तरफ है ना इजराइल की तरफ है, जबकि चाहते हुए ईरान के साथ भी हमारे इंटरेस्ट है। चबाहार एयरपोर्ट को हमने फाइनेंस कर रखा है। हमारे ईरान के साथ बहुत गहरे पुराने संबंध है, हम ईरान को भी नाराज नहीं कर सकते। इजराइल विश्व में हमेशा हमारे साथ खड़ा हुआ है। जब पिछला पहलगाम हमला हुआ था, ईरान हमारे साथ नहीं खड़ा था। ईरान मुस्लिम वर्ल्ड इसने
हमारा साथ दिया इजराइल ने, तो हमारी वफादारी इजराइल के प्रति भी है और हमारी एक पुराने संबंधों का संदर्भ भी है ईरान के साथ। इंडिया ने ना ईरान की तरफ है ना इजराइल की तरफ है। अभी आपको पता होगा जब अमेरिकन राष्ट्रपति ने इंडिया के हमारे मोदी जी को G7 समिट के बाद बुलाया, मोदी जी ने मना कर दिया। मोदी जी उसके ट्रैप में नहीं फंसना चाहते थे, वो एक ट्रैप उसने फंसाया था कि मोदी जी हमारे फंसाएंगे तो मैं जो निर्णय ले रहा हूं उस निर्णय में मैं उनकी सहभागिता भी दिखा दूंगा कि जी मैंने मोदी जी से भी बात की थी। मोदी जी उसके उस ट्रैप में फंसे नहीं और अमेरिका नहीं गए। तो इंडिया हर कदम बड़ा ही फूंक के लेता है और हम लोग सौभाग्यशाली है कि जो हमारा प्रेजेंट गवर्नमेंट है और हमारा जो थिंक टैंक है वो बड़े सही निर्णय लेता है। हम इतने बड़े युद्ध में, चाहे इजराइल और हमास का युद्ध हो, इजराइल ईरान का युद्ध हो या रशिया और यूक्रेन का युद्ध हो, भारत ने कहीं भी किसी की तरफ वफादारी नहीं की है। इसीलिए विश्व में आज भारत सम्मान है। आज जो भी देश आपस में लड़ रहे हैं वो भारत की तरफ एक मध्यस्थता के तौर पर देख रहे हैं। अगर उनको लगता है कोई न्यूट्रल है, वो भारत है और भारत ही विश्व को इस झगड़ों से निकाल सकता है। अगर भारत किसी देश के साथ खड़ा होता तो भारत की जो क्रेडिबिलिटी है, हमारी जो क्रेडिबिलिटी है वो इफेक्ट कर जाती। इसलिए हमने भारत देश ने अपने कार्ड बहुत सही खेले हैं। हमें किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है। हाँ, हमारे आर्थिक हित कहीं हित होंगे ऑयल सप्लाई के कारण। बाकी देखिए ईरान ने, हमारे जो लड़के स्टूडेंट्स वहां पढ़ते थे, मेरे कई फ्रेंड्स के बच्चे भी वहां पढ़ते थे, ईरान ने एकमात्र भारत देश था जिसको अपना एयर एक्सेस दिया कि आप अपने बच्चों को निकाल लीजिए। कल की खबर आई थी इंडिया अपने साधनों का इस्तेमाल करते हुए नेपाल और श्रीलंका और जो छोटे देश हैं जो वहां नहीं जा सकते हैं उनके छात्रों को भी निकालने का। तो इंडिया हमेशा एक अग्रिम पंक्ति में खड़ा देश लगता है। कल इंडिया ने कहा कि मैं नेपाली बच्चों को भी लेके आएंगे, श्रीलंका के बच्चों को भी लेके आएंगे। बिल्कुल सर, भारत इतना सक्षम है और भारत की सक्षमता को पूरी दुनिया बहुत अच्छे तरीके से जानती है। लेकिन सर कई प्रतिक्रियाएं ये भी सामने आ रही हैं कि अमेरिका ने जो ईरान पर अटैक किया है वो कहीं ना कहीं अमेरिका की इनर पॉलिटिक्स का हिस्सा है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? देखिए, मुझे जो लगता है, मैंने अमेरिकन सारे सेनेटर्स के बयान सवेरे देखे हैं, कुछ अमेरिका के साथ हैं, कुछ अमेरिका के अगेंस्ट हैं। लोगों को, अमेरिकन जो सेनेटर्स हैं उनको ये डर है कि हो सकता है अमेरिका के नागरिक, जैसे ईरान का जो सुप्रीम लीडर है उसने कल बयान दिया, आज सवेरे बयान दिया कि एवरी अमेरिकन एसेट और एवरी अमेरिकन सिटीजन, उसने बोला हर अमेरिकन नागरिक और हर अमेरिकन एसेट हमारे निशाने पे है। उसने यहां कहा कि हर अमेरिकन नागरिक भी हमारा दुश्मन है, वो कहीं भी हो। तो ये एक चिंता किसी भी देश के सेनेटर्स हो, सांसद हो, उनको ये होगी ही कि अगर ईरान का सुप्रीम लीडर ये कहता है एवरी अमेरिकन इज आवर एनिमी, तो हमारा अमेरिकन तो भाई अमेरिकन सिटीजन पूरे वर्ल्ड में है, तो वो कहीं भी उस पर हमला कर सकता है। इसलिए वो एक चिंता का विषय है। लेकिन मुझे ये लगता है कि अमेरिका का जो अंदर का थिंक टैंक है उन्होंने सारे प्रोज एंड कॉन्स वे किए होंगे। और वो, अच्छा, जहां तक प्रेसिडेंट ट्रंप का सवाल है, प्रेसिडेंट ट्रंप का ये लास्ट राष्ट्रपति का टेन्योर है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने अब दोबारा राष्ट्रपति बनना नहीं है। तो जिस सरकार को लड़के दोबारा सत्ता में आना होता है वो एक पॉपुलर निर्णय लेता है। ट्रंप को ये निर्णय लेने में एक ये भी फैक्टर रहा, उसको दोबारा राष्ट्रपति को चुनाव लड़ना नहीं है, तो उसकी इमेज को बहुत ज्यादा डेंट पड़ना नहीं है। और इसलिए उसने एक बड़ा निर्णय लिया। और पूरा विश्व दो भागों में बटा है, प्रो ईरान और एंटी ईरान। और लेकिन जो ईरान की के साथ जो सबसे बड़ी बात है कि मुस्लिम वर्ल्ड कहां गया। इन लोगों का एक आधार होता है जुड़ने का, इस्लाम। आज इस्लामिक यूनिटी कहीं नजर नहीं आ रही है, कहीं नजर नहीं आ रही है। आज सारे देश अपने को, आप सोचिए कि अमेरिका के बाहर अमेरिका का सबसे बड़ा बेस एक मुस्लिम कंट्री कतर में है। तो मुस्लिम कंट्रीज भी कहीं ना कहीं अमेरिका के साथ खड़े हुए हैं। आज जो ये कुछ हुआ, हाँ, इसके दूरभाषी परिणाम होंगे। ईरान कहां तक लड़ेगा और कहां तक हमले करेगा,
जैसे मैंने कहा ये नो कॉन्टेक्ट वार है, इसमें कोई सैनिक टू सैनिक लड़ाई हो नहीं रही है, एक हवाई लड़ाई है। हवाई लड़ाई की भी एक लिमिटेड क्षमता है। हवाई लड़ाई इजराइल ईरान के पास कितने बैलिस्टिक मिसाइल्स है, कितने क्रूज मिसाइल्स है, कितने रॉकेट्स है, उसकी एक लिमिटेशन है। लेकिन सर यहाँ पर एक ये सवाल भी बनता है कि अगर ईरान पलटकर जवाब देता है, ईरान भी वहां पर अटैक करता है, तो क्या पूरी दुनिया वर्ल्ड वॉर के किनारे खड़ी हो जाएगी? मुझे ऐसा नहीं लगता है, मुझे ऐसा नहीं लगता है। देखिए, मैंने जैसे पहले के चैनल्स के डिस्कशन में भी कहा, ईरान स्टैंड अलोन लड़ाई लड़ रहा है। ईरान जैसे वर्ल्ड वॉर जो होती है उसमें विश्व बटा होता है, जैसे हमने पुराने विश्व वर्ल्ड 1 देखा, 2 में देखा। जो देश अमेरिका के विरोध में है, जैसे चाइना है या रशिया है, रशिया सिर्फ मेडिटेशन की बात कर रहा है, मेडिटेशन की बात कर रहा है, मध्यस्थता की बात कर रहा है। रशिया कहीं नहीं कह रहा है कि मैं ईरान के लिए लड़ने जाऊंगा। कोई लड़ने नहीं जा रहा है। मैंने ये हमेशा कहा कि एवरी नेशन फाइट्स इट्स ओन बैटल, नोबडी कम्स एंड स्टैंड्स फॉर दैट कंट्री। ईरान को, हाँ ये है, ईरान की कुछ पॉजिटिव चीजें हैं। ईरान एक पुरानी संस्कृति का देश है, एक बड़ा देश है, शक्तिशाली देश है, लेकिन वो भी कब तक लड़ेगा? जैसे मैंने कहा कि मानसिक तौर पे ईरान के लीडर्स ने भी मान लिया है कि इसीलिए कल उसने 3 सक्सेसर्स नॉमिनेट कर दिए कि मेरे मरने के बाद ये लोग 3 लोग देश चलाएंगे। तो वो तभी होता है अगर जो मृत्युशैया पे बैठा बंदा ही अपनी विल लिखता है। जो लोग मरने वाले होते हैं वो लिखते हैं कि मेरे मरने के बाद ये हो रहेगा। तो कल ईरान के सुप्रीम लीडर ने अपनी विल लिख दी है और वो लड़ते लड़ते जाएगा। मुझे नहीं लगता कि कहीं भी कोई भी, मैं सवेरे जब से ये हुआ मैंने पूरे यूरोपियन वर्ल्ड के रिएक्शंस को देखा। कोई यूरोपियन वर्ल्ड का या मुस्लिम इस्लामिक वर्ल्ड का लीडर या किसी न्यूज़पेपर ने हम लोग को कंडेम किया है, उसको गलत कहा है, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि वी स्टैंड बाय ईरान। ईरान के साथ कोई खड़ा नहीं हो रहा है। ईरान अपनी अकेली लड़ाई लड़ रहा है और यह जो भी हमले किए गए हैं बड़े कैलकुलेट करके किए गए हैं। इसके जो दूरगामी परिणाम हैं उनको पहले, क्योंकि हम आप चैनल पर डिस्कशन कर लेते हैं, लेकिन जो वॉर रूम में बैठ के डिस्कशन होते हैं वो ये डिस्कशन नहीं होते हैं। वॉर रूम में बैठ के जो डिस्कशन होते हैं वो एवरी एस्पेक्ट ऑफ द फ्यूचर स्ट्रेटेजी डिस्कस होती है। जब अमेरिका के राष्ट्रपति ने अपने वॉर रूम में बैठ के डिसाइड किया, उसने देखा होगा, आपने पहले देखा होगा, अमेरिका ने अपने जितने बड़े वॉरशिप्स हैं उनको पूरा डिप्लॉय किया हुआ है। इनफैक्ट कल जो हमला हुआ उसमें अमेरिकन वॉरशिप से भी हमला हुआ है। तो जो ये बड़े देश हैं ये पहले से निर्णय ले लेते हैं और ये जानते हैं कि आगे क्या होगा, और आगे क्या होगा उसके लिए भी तैयार है ना। तो कहीं भी मुझे नहीं लगता, ये चैनलों पे डिस्कशन होता है वर्ल्ड वॉर 3 कभी नहीं होने वाली है। एक लिमिटेड युद्ध होंगे। आज रशिया यूक्रेन से 2 साल से लड़ रहा है। कौन देश किस तरह आगे खड़ा हुआ है? यूक्रेन की पूरी लड़ाई ही नेटो से रिलेटेड थी कि मैं नेटो में शामिल होगा। कौन नेटो देश आगे खड़ा हुआ है उसके साथ? कोई नहीं खड़ा हुआ है। तो इसलिए ये एक निर्णय, एक हमला हुआ जो होना ही था। और ये मेरे दृष्टिकोण में आप किसी भी एक देश को दादागिरी करने क्यों देंगे? आज ईरान कहता है हम बम बनाएंगे हम, और ये सही बात है कि जैसे ये एक कंफ्लिक्ट ऑफ सिविलाइजेशन चल रही है। जो मेन सभ्यताएं हैं, जो मुस्लिम इस्लामिक वर्ल्ड है, जो यूरोपियन वर्ल्ड है, और हम इंडियन लोग अलग एक सभ्यता के पोषक हैं। ये पूरी लड़ाई इस्लाम और नॉन इस्लामिक वर्ल्ड की हो रही है। और जब ये सबको पता है कि ईरान के द्वारा बम बनाया जाना इजराइल के एग्जिस्टेंस को खतरा है, उसने ईरान ने हमेशा कहा है कि इजराइल को जिंदा रहने का अधिकार नहीं है। वो उसको अमेरिका को बड़ा शैतान बोलता है, इजराइल को छोटा शैतान बोलता है। ये लड़ाई सन 1940 जब से इजराइल बना तब से ही ये लड़ाई शुरू हो गई। इनफैक्ट इसके बनते ही, अच्छा ईरान को क्या, मैं तो ईरान के लोगों की अजीब सी मानसिकता को देखता हूं। इजराइल की लड़ाई इजराइल के पड़ोसी से हो सकती है, आप तो उसके पड़ोसी भी नहीं है। आप 3 हुतियों को और लेबनीज को और हमास को हमेशा ईरान इजराइल के लिए एक समस्या खड़ी करने के लिए खड़े हुए हैं। और अगर आप बम बना लेंगे तो आप क्या करेंगे? आप पूरे यूरोपियन वर्ल्ड को थ्रेटन करेंगे।
तो कोई भी जो सुपर पावर्स है वो नहीं चाहेंगे, और उन्होंने उसको बहुत समझाया ईरान को कि भाई बैठ के नेगोशिएट कर लो, हो सकता है कोई माध्यम, जैसे ईरान ने कहा कि हम तो पीसफुल पर्पस के लिए बम बनाना ये न्यूक्लियर इन्रिचमेंट करना चाहते हैं, हम पीसफुल पर्पस के लिए करना चाहता है। अमेरिका ने कहा कम एंड डिस्कस, कई देश मध्यस्थ है, यूरोपियन वर्ल्ड के कई देश मध्यस्थ है, उन्होंने कहा कम एंड डिस्कस, कम एंड डिस्कस। ये कहते हैं हम वार्ता, जब तक हमारी बातें नहीं मानी जाएंगी हम वार्ता नहीं करेंगे। भाई आप दुनिया से, दुनिया में बहुत बड़े बड़े देश हैं। अभी 2 दिन पहले ईरान का एक मिनिस्टर जिनेवा में फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी के लीडर से मिला। तो आपको देखिए, युद्ध चलते रहते हैं, बैकडोर पॉलिटिक्स भी चलती रहती है, और इसमें भी बैकडोर पॉलिटिक्स है, लेकिन आपको कहीं ना कहीं यील्ड करना पड़ता है। कहीं ना कहीं आपको किसी की, जैसे अमेरिका पाकिस्तान इंडिया का भी युद्ध हुआ, 3 दिन का युद्ध हुआ, दोनों देशों ने समझा कि हमारा लड़ा जाना, और दोनों देशों ने अपने अपने जो लक्ष्य। चलिए सर, युद्ध की तस्वीरें भी सामने आ रही हो और ईरान के परमाणु अड्डों पर भी अमेरिका का प्रहार फिलहाल सामने आ रहा है। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय देने के लिए, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।